अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे फॉरगेटिंग के बारे में। लास्ट टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे वो सारे लेक्चर्स थे मेमोरी के बारे में। उसमें हमने देखा था कि हम मेमोरी कैसे बनाते हैं, हम डिफरेंट जो चीज़ों के साथ एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो हम काम करते हैं, वो हमारी मेमोरीज कैसे बनती हैं, मेमोरी का क्या प्रोसीजर होता है। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर किया था मेमोरी की टाइप्स को। तो अब हम डील करेंगे एक और टॉपिक को जिसको हम कहते हैं फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जो है वो तब होती है जब हमारी मेमोरी जो है वो फेल हो जाती है चीज़ों को रिट्रीव और रिकॉल करने में। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली फॉरगेटिंग जो है वो क्या होती है, फॉरगेटिंग की क्या रीजंस होती हैं, फॉरगेटिंग क्यों हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ थेरीज के बारे में जो हमें ये बताती हैं कि फॉरगेटिंग क्या होती है और उसकी क्या रीजंस होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉरगेटिंग हमारे पास होती क्या है और वो हम उसको फॉरगेटिंग क्यों कहते हैं। अच्छा, हम अपनी डेली लाइफ में जो है, जैसा कि आप सबको पता है, हम डिफरेंट चीज़ों को सेंस करते हैं, उनको परसीव करते हैं, उनको अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में जाके एनकोड हो जाती हैं और एनकोडिंग के बाद क्या होता है कि हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सेंसरी जो हमारी मेमोरी होती है उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं। अगर हम फॉर अ टाइम बीइंग एक चीज़ को प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस पर एक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी सेंसरी मेमोरी में रहती है, नहीं तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, नहीं तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो फॉरगेटिंग क्या होती है कि हमारे पास विलियम जेम्स जो हैं वो हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि जो फॉरगेटिंग का ये जो फिनोमिना है जो हम आज पढ़ेंगे, ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते। यानी हमें ये पता ही नहीं है कि फॉरगेटिंग जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे जो है वो वर्क करती है। अगर हम ये याद रखें कि हमने कल जो है वो कार कहाँ पार्क की थी, हमने कौन सी चीज़ कैसे की थी, कल परसों किसी ने हमें किसी बात पे ऐसे कहा तो क्यों कहा, हमारा कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट था तो क्या था, कोई हमारे बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं लाइफ के, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिविटी को कन्वे कर रही होती हैं या नेगेटिव वाइब्स हमें दे रही होती हैं, या जिन चीज़ों को हम भूल जाना चाहते हैं। तो फॉरगेटिंग जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उन चीज़ों को याद ना रखने में, उन चीज़ों को रिकॉल ना करने में, उन चीज़ों को रिट्रीव ना करने में। फॉरगेटिंग जो है वो कहता है कि एज अ ब्लेसिंग काम करती है। अगर हम हर चीज़ों को रिमेंबर करने लग जाएं और हर चीज़ को मेमोराइज करने लग जाएं तो ये एक एज एन इलनेस जो है वो काम करेगी। एवरी मोमेंट हमारी जो सेंसेस होती हैं वो डिफरेंट स्टिमुलाई को कैच कर रही होती हैं, और क्या होता है कि डिफरेंट स्टिमुलाई में से कोई जो है वो हमारी मेमोरी में चले जाते हैं, किसी स्टिमुलस को हम उसके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो वो हमारी मेमोरी में चला जाता है। कोई स्टिमुलस जो है वो हमारी मेमोरी में नहीं जाता, कोई स्टिमुलस जो ऐसा होता है वो हमारी मेमोरी में चला जाता है, इनकोड भी हो जाता है, हमारी मेमोरी में स्टोर भी हो जाता है। लेकिन जब हम उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो समटाइम्स हमें उसके रिट्रीवल में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती और वो इन्फॉर्मेशन कहीं जो है वो फंसी रह जाती है, कहीं स्टक हो जाती है और हमारा माइंड एग्जैक्टली उसको एज इट इज़ रिट्रीव नहीं कर सकता। ठीक है जी। यहाँ पे जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था स्टिमुलस अट्रैक्शन का और सिलेक्टिव अटेंशन का, तो मैंने आपको लाइब्रेरी की एग्जाम्पल भी दी थी कि हमारी मेमोरी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं और हमें अपनी चॉइस की, अपनी नीड की बुक नहीं मिलती, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लाइब्रेरी में ये बुक थी नहीं, हम ये कहेंगे कि हमें नहीं मिली या फॉर सम रीज़न वहाँ पे वो उस वक्त नहीं थी, या हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सके, या लाइब्रेरी हमारी हेल्प नहीं कर सका, या हम जल्दी में थे, या कुछ ऐसे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक लाइब्रेरी में जो है वो बुक ना हो। तो दिस इज़ द वे कि जब हम स्टिमुलस को, डिफरेंट स्टिमुलाई को इंटरैक्ट करते हैं तो हमारी मेमोरी तो बन रही होती है, लेकिन किसी ना किसी प्रोसीजर पे, किसी ना किसी उसके स्टेप पे कोई इशू आ रहा होता है जिसकी वजह से जो है वो फॉरगेटिंग की तरफ हम चले जाते हैं। या तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ये होती है कि हमारा माइंड उसको स्टोर कर लेता है,
लेकिन फिर वो हमें उसकी अवेलेबिलिटी नहीं देता जब हम याद करना चाहते हैं। समटाइम्स हम याद कर रहे होते हैं लेकिन हम उसके इतने प्रॉपर और इतने ऑर्गेनाइज्ड क्लूज जो हैं वो याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी बेस पे हम उस चीज़ को टोटली जो है वो रिमेंबर कर सकें। ठीक है जी। 3 फेजेस में जैसे कि हमारी मेमोरी होती है, हमारे पास एनकोडिंग होती है, उसके बाद हमारे पास स्टोरेज होता है और रिट्रीवल होता है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जो आपकी फॉरगेटिंग होती है वो इस प्रोसेस के एरर की बेस पे कहीं ना कहीं हो रही होती है, यानी या तो आपका माइंड एनकोड कर रहा होता है और स्टोरेज में कहीं ना कहीं एरर दे रहा होता है, कोई उसको इतने इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग किस्म के क्लूज नहीं मिलते कि वो स्टोर करे, या फिर वो एनकोड करके स्टोर भी कर रहा होता है, आपके माइंड में वो चीज़ होती है लेकिन जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी आप उसको याद नहीं कर पाते, रिट्रीव नहीं कर पाते। तो फॉरगेटिंग जो है वो बेसिकली इस प्रोसेस का जो है कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई ना कोई ड्रॉबैक है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे पास रीजंस क्या होती हैं फॉरगेटिंग की। फॉरगेटिंग की हम रीजंस की बेस पे हम आगे थेरीज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो फॉरगेटिंग की मेन एक रीज़न होती है वो 2 हमारे पास रीजंस होती हैं। वो क्या रीजंस होती हैं कि एक अनअवेलेबिलिटी होती है, एक अनएक्सेसिबिलिटी होती है। फॉरगेटिंग की रीजंस हमारे पास अनअवेलेबिलिटी एंड नंबर 2 इज अनएक्सेसिबिलिटी। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं हम देख लेते हैं। फॉरगेटिंग समटाइम्स इसलिए हो रही होती है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास अनअवेलेबल होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब हम चीज़ों को भूल रहे होते हैं तो अनअवेलेबिलिटी का प्रोसीजर ये कहता है कि वो हम इसलिए भूल रहे होते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसके जो रिट्रीवल के क्यूज़ होते हैं, जो उसके ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स होते हैं जो हमें मेमोरी को याद करने में और हम उस स्पेसिफिक चीज़ को याद करने में, उसको रिकॉल करने में हेल्प करते हैं, वो अवेलेबल ही नहीं होते हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के स्टोर में। क्यों? क्योंकि जब हम मेमोरीज बनाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो कुछ न्यूरल पाथवेज बनाता है, कुछ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को लेके चलता है और उन मैकेनिज्म्स की बेस पे कुछ ट्रेसेस बना देता है। तो जब हम चीज़ को याद करने लगते हैं तो समटाइम्स फॉरगेटिंग की रीज़न ये होती है कि वो जो बायोलॉजिकल ट्रेसेस होते हैं, जो न्यूरल मैकेनिज्म्स होते हैं, उनका एक जो है वो सर्किट ब्रेक हुआ होता है, उनकी अनअवेलेबिलिटी होती है उनकी उसकी, जिसकी वजह से हम उस इंफॉर्मेशन को उठा के अपने जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उससे उठा के वर्किंग मेमोरी में, सेंसरी मेमोरी में नहीं लेके आ पाते। ठीक है जी। सेकेंड रीज़न एक मेन हमारे पास आती है अनएक्सेसिबिलिटी की, यानी इंफॉर्मेशन इसमें तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थी ना, इसमें हमारे पास अवेलेबल है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ने उसको स्टोर किया हुआ है, लेकिन समहाउ आपको ये नहीं पता, आपका माइंड जो है वो ये वाला क्लू फाइंड आउट नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को, उस चंक को जो है वो फाइंड आउट करूं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से। तो क्या होता है कि आपका माइंड एक्सेस नहीं कर पाता, एक्सेस में कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, जिस ब्लॉकेज की वजह से आप फॉरगेटिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी। ये क्या होता है? रिट्रीवल का फेलियर होता है। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल जो हमारे ब्रेन में जो ट्रेसेस होते हैं उनका फेलियर होता है। इसमें मेमोरी अवेलेबल ही नहीं होती, इसमें अवेलेबल होती है लेकिन समहाउ हमारी पहुंच नहीं होती, हमारी एक्सेस नहीं होती उस तक। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे इन 2 चीज़ों की बेस पे रीजंस को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों होती हैं ये दोनों चीज़ें, और मेन जो एक्सप्लेन्ड रीजंस होती हैं वो क्या होती हैं फॉरगेटिंग की। सबसे पहले हमारे पास आती है कि स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग हमारे पास क्या होती है, इसका नेम ही आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग जो है वो हमारी एक ख़ास स्टेट से और हमारी एक ख़ास कंडीशन से रिलेट कर रही होती है। ठीक है जी। लाइक आपने कोई आपकी मेमोरी है, आप कुछ पढ़ रहे थे, अब पढ़ना जो है वो समटाइम्स आप
कुछ एकेडमिक पढ़ रहे थे या वैसे ही आप कोई नॉवल रीड कर रहे थे या कोई भी काम कर रहे थे, आप कोई बुक पढ़ रहे थे, चाहे वो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं भी थी, लेकिन क्या था कि आप एक ख़ास कंडीशन में बैठे थे, आप एक स्पेसिफिक एक जगह पे बैठे थे, आप किसी चेयर पे बैठे थे, आप किसी सोफ़ा पे बैठे थे, आप कहीं भी आप चेयर टेबल प्रॉपर आप एक सेटिंग करके बैठे थे या आप ऐसे ही एक इनफॉर्मल सेटिंग में बैठ गए थे, तो आपकी कोई ना कोई स्टेट थी जिसमें बैठ के आप वो बुक पढ़ रहे थे। अब वो सीन गुजर गया, कुछ टाइम गुजर गया, आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उस बुक में क्या पढ़ा था, लेकिन आपको वो बात जो है वो याद नहीं आएगी। आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन आपको वो बात याद नहीं आएगी। क्या होगा, ऐसे ही बाय चांस ही और अगर आप वहीं से गुजरने लगें जहाँ पे वो चेयर और टेबल पड़ी थी, जहाँ आप बैठे थे, या सोफ़ा वहाँ पे पड़ा था, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में से आप गुजरने लगेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि मैंने ये वो वाली बुक पढ़ी थी और उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था। हालांकि उस टाइम आप उसको याद नहीं करना चाह रहे होंगे, आप ऐसे ही उस पाथ से गुजरे होंगे बाय चांस ही। तो क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग थी कि जिस स्टेट में बैठ के आपने बुक पढ़ी थी, जब आप वापस दोबारा उस स्टेट में गए तो आपको वो चीज़ याद आ गई। ठीक है, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग ये कहती है कि हम चीज़ों को फॉरगेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हमारा ब्रेन मेमोरी बना रहा होता है उसके बारे में, तो हम किसी ना किसी स्टेट में होते हैं। जब हमारी वो स्टेट ख़त्म हो जाती है, हम उस एरिया से, हम उस लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में चले जाते हैं, दूसरे एरिया में चले जाते हैं, दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज़ को भूल जाता है। लेकिन एज सुन एज हम उस लोकेलिटी में वापस आते हैं, हमारा ब्रेन हमें रिट्रीव करके दे देता है उस इंफॉर्मेशन को। यानी स्टेट की बेस पे आपकी लर्निंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो जब आपकी स्टेट चेंज होती है तो आप फॉरगेटिंग की तरफ चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रीज़न। रीज़न नंबर 2 हमारे पास आती है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग। ठीक है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग हमारे पास क्या होती है, वो लर्निंग जो हमारे कंटेक्स्ट पे डिपेंड कर रही होती है। यानी किसी भी ख़ास मौके पे आप जो लर्न करते हैं वो क्या होता है कि आपको उसी कंटेक्स्ट में ही याद रहता है। जैसे कि आप लोगों के स्टूडेंट्स के पेपर्स होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ड्यूरिंग पेपर्स ही पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि वो इतने अच्छे से चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते और उनको सिर्फ उसी कंटेक्स्ट में ही चीज़ याद रहती है, ड्यूरिंग द पेपर ही याद रहती है, या ड्यूरिंग जो पेपर्स होते हैं 1 वीक और 10 डेज वही याद रहता है उस टाइम में, उसी कंटेक्स्ट में। और जैसे ही पेपर्स ख़त्म हुए तो वो चीज़ भूल गई क्योंकि वो उसी टाइम में ही याद की थी, बार बार उसकी रिहर्सल नहीं की थी। तो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग हमारे पास क्या कहती है कि आप जिस भी चीज़ को, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, जिस भी फिनोमिना में, जिस भी प्रोसेस में करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको उसी टाइम में ही चीज़ याद रहती है। जैसे ही आपका कंटेक्स्ट चेंज होता है आप फॉरगेटिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट और स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद नंबर 3 में हमारे पास आता है रीड्स एक्सप्लेनेशन। रीड्स एक्सप्लेनेशन में आगे आपको थेरीज पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे, हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे आता है इनएडिक्वेट रिट्रीवल। इनएडिक्वेट रिट्रीवल मतलब कि आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने, आपकी मेमोरी ने इतना वर्क किया है जब आप किसी को याद करने लगे हैं किसी चीज़ को, कि उसने उस चीज़ के जो क्लूज़ हैं वो आपके मेमोरी के ट्रेस में फाइंड आउट कर लिए हैं, उसने उस चीज़ को पहचान लिया है। लाइक जैसे आप किसी से मिलते हैं लेकिन आपको उसका फेस जो है वो थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होता है, बट आप इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे होते हैं कि मैंने इस पर्सन को पहले कहाँ देखा है और कितने दिन पहले देखा है और वो क्या सेटिंग थी जिसमें हम मिले थे। ऐसा होता है ना, समटाइम्स हम लोगों को देखते हैं लेकिन हम ये याद नहीं कर पाते। तो उस टाइम इनएडिक्वेट रिट्रीवल हो रही होती है। वो क्या हो रहा होता है कि हमारा ब्रेन हमें ये बता रहा होता है मेमोरी में से, लॉन्ग टर्म मेमोरी में से इंफॉर्मेशन उठा के वहाँ से लेके आके कि
ये पर्सन जो है इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन वो जो रिट्रीवल है वो इतनी जो है वो इनसफिशेंट होती है, इनएडिक्वेट होती है, नाकाफ़ी होती है, डिग्री में लेस होती है कि हम उस पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उस लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट को सही तरह से हम नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते, तो हमें उस बंदे का फेस नहीं याद आता। ठीक है, ये इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपको कोई कहे कि आप मुझे कोई बचपन का अपना कोई वाकया बताएं या अपनी कोई स्टडीज़ की कोई बात बताएं, आप बताना चाह रहे होंगे, आपके समटाइम्स थोड़े से उसमें क्लूज़ आएंगे भी सही आपके माइंड में, लेकिन वो क्लूज़ जो हैं वो इतने कम होंगे, उनका रिट्रीवल इतना कम होगा कि आप उस पर्सन को सही तरह बता नहीं पाएंगे। आप उसको कहेंगे कि आई एम सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, या समटाइम्स इनएडुकेट रिट्रीवल की बेस पे ये भी होता है कि आपको याद आ जाता है, लेकिन उन याद आई हुई जो चीज़ें होती हैं, वो जो रिट्रीवल के आपके क्यूज़ होते हैं वो याद आपको आ चुके होते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट में इनएडिक्वेसी होती है, यानी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। तो आप समटाइम्स अगले को कहते हैं कि मुझे ये बात याद आ तो रही है लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। ऐसा होता है हमारी डेली लाइफ में ना, हम ये इंटरेक्शंस जब करते हैं डिफरेंट लोगों से, तो समटाइम्स हमारा ब्रेन हमें इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, इनएडिक्वेटली जो है वो रिट्रीवल कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक रीज़न आ जाती है जो कि आप सबको ही पता है, हम सब उसके साथ फेमिलियर हैं, वो होती है एजिंग। जैसे जैसे आप एज करते हैं, आप बड़े होते हैं, आपकी एज ज़्यादा होती है, आपका मेमोरी का जो लर्निंग का जो स्पैन होता है वो भी कम हो जाता है, आपकी लर्निंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और क्या होता है कि आपकी न्यू मेमोरीज़ की जो स्टोर करने की एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपके बायोलॉजिकल मैकेनिज़म्स भी स्लो हो जाते हैं और आप इतने ज़्यादा अच्छे से न्यू मेमोरीज़ नहीं बना पाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है एमनीजिया। एमनीजिया हमारे पास एक रीज़न है फॉरगेटिंग की। एमनीजिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एमनीजिया ये होता है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम या ड्यू टू सम बायोलॉजिकल डिफ़िकल्टी या किसी भी रीज़न की बेस पे आपका ब्रेन जो है वो मेमोरीज़ को ऑर्गेनाइज करना छोड़ देता है, आपका ब्रेन मेमोरीज़ बनाना छोड़ देता है। ठीक है, वो ये वाला प्रोसीजर जो है वो या तो ये हो रहा होता है कि एक ख़ास इवेंट के बाद आपको कोई चीज़ें जो हैं आपका ब्रेन उनको याद नहीं कर पा रहा होता, या फिर ये होता है कि एक कोई इवेंट हुआ होता है और उससे पहले की मेमोरी आपके पास रह जाती है और आपका ब्रेन न्यू मेमोरीज़ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा होता है, न्यू मेमोरीज़ आप लोग नहीं बना पाते इतने अच्छे से, लेकिन जो उस इवेंट से उस टाइम से पहले की बातें होती हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है सम टाइप ऑफ एमनीजिया में कि आपको पहले की बातें याद नहीं होती, लेकिन जब न्यू मेमोरीज आपका ब्रेन बहुत अच्छा बना रहा होता है। तो इन टू टाइप्स की बेस पे हम एमनीजिया को आगे कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास होता है रेट्रोग्रेड एमनीजिया और एक हमारे पास होता है जी एंटेरोग्रेड एमनीजिया। रेट्रोग्रेड एमनीजिया हमारे पास क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो पास्ट मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाता, यानी कि पास्ट मेमोरीज को आपका ब्रेन रिकॉल नहीं कर पाता। किस तरह कि आपकी जो मेमोरीज होती हैं वो आपके ब्रेन में सेव होती हैं, आपकी लॉन्ग टर्म में सेव होती हैं, लेकिन उनकी रिकॉल और रिट्रीवल में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो उसी स्टोर में ही पड़ी रहती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के स्टोर में। तो आपका ब्रेन उनको आप अगर याद करना चाहते हैं तो आपको याद नहीं आ पाता। रेट्रोग्रेड एमनीजिया क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट इवेंट्स, यानी ये पास्ट इवेंट्स के, पास्ट मेमोरीज के रिकॉल के फेलियर का एक प्रोसीजर है जिसको हम रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। ठीक है जी। जैसे किसी को कोई
इंजरी हुई है, कोई ब्रेन इंजरी हुई है, कोई हेड इंजरी हुई है, कोई कार एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी कोई ऐसी किसी की मेडिकल कंडीशन है, तो क्या हुआ है कि उसका मेमोरी लॉस हो गया उसको। समटाइम्स सम ईयर्स की मेमोरी लॉस होती है, समटाइम्स एक 1 to 2 ईयर्स की, या समटाइम्स ये होता है कि एक पर्सन की जितनी भी एज होती है उसकी तमाम मेमोरी जो है ऑल टुगेदर वो इरेज हो जाती है। वो क्या होता है कि पास्ट मेमोरीज को ब्रेन फॉरगेट कर देता है, या फिर ये होता है कि उसने सेव तो किया होता है लेकिन वो पर्सन रिकॉल नहीं कर पाता। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रेट्रोग्रेड एमनीजिया। एंटेरोग्रेड एमनीजिया क्या होता है कि आपका ब्रेन पास्ट मेमोरीज को तो रिकॉल कर पाता है लेकिन न्यू मेमोरीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, न्यू मेमोरीज को आप भूल जाते हैं। आपका ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, उसको लॉन्ग सेंसरी मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऑर्गेनाइज भी कर रहा होता है, लेकिन सम हाउ ड्यू टू सम फेलियर, एजिंग का फैक्टर हो सकता है या कुछ भी, आपका ब्रेन उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लॉन्ग टर्म में नहीं रख पाता होता। यहाँ पे आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख रहा था लेकिन आप तक वो पहुँच नहीं रही थी पास्ट मेमोरीज, या समटाइम्स आपका ब्रेन उसको बिल्कुल भूल रहा था, या समटाइम्स उसकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, पास्ट मेमोरी से रिलेट कर रहा था। एंटेरोग्रेड एमनीजिया जो होता है ये फ्यूचर से रिलेट कर रहा होता है, प्रेजेंट से रिलेट कर रहा होता है, यानी आप न्यू मेमोरीज नहीं बना पाते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट तो कर रहा होता है आपका ब्रेन लेकिन स्टोर नहीं कर पाता। इट इज़ द इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट मेमोरीज, इट इज़ द इनएबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज, यानी जो आपकी न्यू मेमोरीज होती हैं वो नहीं बन पाती इसमें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एमनीजिया की टाइप्स थी। अब हम कुछ थेरीज के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमें ये बताती हैं कि फॉरगेटिंग जो है वो किस रीज़न की बेस पे होती है। यहाँ पे हम थेरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिके थेरी को। थेरीज ऑफ फॉरगेटिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे डिके थेरी। डिके थेरी जो है वो हमें दी थी रीड ने 1992 में, और डिके थेरी हमारे पास हमें क्या बताती है कि मेमोरीज जो हैं वो इसलिए लॉस्ट हो जाती हैं और डिम हो जाती हैं क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप उन पे वर्क ना करें, उनको रिहर्स ना करते रहें, उनको याद ना करते रहें, तो चूंकि आपने सम टाइम में उनको याद नहीं किया होता, उन पे वर्क नहीं किया होता, तो आपका ब्रेन ये समझता है कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपका ब्रेन उसको डिके करने लग जाता है, उनको इनकम्प्लीट समझ के उनको यानी डिस्कार्ड करने लग जाता है, सो दैट वो अपने उसी स्टोर में न्यू मेमोरीज को ले जाके सेव कर सके। ठीक है, इट हैज़ बिकम क्लियर दैट डिके इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएबिलिटी टू रिमेंबर द थिंग्स लर्न्ड लॉन्ग अगो, यानी लॉन्ग अगो जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जब आप उस पर एक्ट नहीं करते, उसको रिट्रीव नहीं करते, तो आपका ब्रेन उसको एक फालतू एक चीज़ समझ के, एक फालतू इंफॉर्मेशन समझ के उसको डिके कर देता है, सो दैट कि आपके स्टोर में, मेमोरी के स्टोर में, लॉन्ग टर्म मेमोरी के स्टोर में मज़ीद स्पेस बने और वो उसको मज़ीद उस इंफॉर्मेशन पे वर्क करे। वो क्या करता है कि पुरानी मेमोरीज को डिस्कार्ड करने लग जाता है। ठीक है, डिके इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेमोरी में। क्यों कि जब हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को डिके करते हैं तब हमें हेल्प मिलती है कि हम न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, न्यू मेमोरीज को स्टोर कर सकें। अगर हमारे पास सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन रहे तो हम न्यू मेमोरीज को स्टोर नहीं कर पाएंगे और फिर हम एमनीजिया की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। A biological procedure produces the hypothesized decay and consequent forgetting. इसमें समटाइम्स आपका बायोलॉजिकल प्रोसीजर भी हो रहा होता है कि जैसे मैंने आपको एजिंग का बताया, या समटाइम्स कुछ ऐसे बायोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं या
कोई एक्सीडेंट्स हो गए, कोई और रीज़न हुई, या समटाइम्स किसी को कोई चोट लगी, या ऐसा कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, या कोई गिर गया, कोई हेड इंजरी आई, उसकी बेस पे कुछ ऐसा बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म हुआ कि उसने भी मेमोरीज को डिके करना शुरू कर दिया। समटाइम्स ऐसा भी होता है, या समटाइम्स आपको कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही, वो पता नहीं चल रहा होता, और जैसे जैसे आप एज कर रहे होते हैं तो एक ख़ास टाइम पे जाके आपको पता चलता है कि आपको ये वाला बायोलॉजिकल डिसऑर्डर था जिसकी वजह से आपको मेमोरी का प्रॉब्लम है। तो डिके की कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन एक मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो ये है कि आपका ब्रेन कॉन्शियसली डिके की तरफ जाता है, सो दैट वो उस इन्फॉर्मेशन को डिके करता है, उस इन्फॉर्मेशन को डिफ्यूज़ करता है जिस पे आप एक्ट नहीं कर रहे होते, जो आपको नहीं चाहिए होती, और वो ये समझता है कि ये इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के लिए अनइम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ ताकि मैं अपने स्टोर में अच्छी इन्फॉर्मेशन रख सकूँ, वो इन्फॉर्मेशन जो बार बार यूज़ होती रहे। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 थ्योरी हमारे पास आती है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी भी हमें रीड ने सेम ईयर में बताई थी। ये दोनों थ्योरीज एक ही पर्सन ने दी हैं हमारे पास। बेसिकली वो एक ही थ्योरी उसने दी थी, और उस थ्योरी में से ये अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है कि इंटरफेरेंस एक कॉज हो सकती है फॉरगेटिंग की अलोंग विद डिके, यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ काम करती हैं, क्योंकि ये एक ही पर्सन ने दी हुई हैं और ये एक ही थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं। तो ये कहते हैं कि समटाइम्स मेमोरी जो है वो डिके हो रही होती है, समटाइम्स इंटरफेरेंस हो रही होती है, यानी किसी एक ख़ास मेमोरी के स्पैन में, किसी ख़ास मेमोरी स्टोर में कोई दूसरी मेमोरी भी साथ ओवरलैप कर रही होती है, इंटरफेयर कर रही होती है, जिसकी वजह से हम फॉरगेटिंग की तरफ चले जाते हैं। इंटरफेरेंस माइट अकर इधर बिकॉज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली डिस्प्लेसेस अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरफेरेंस समटाइम्स इसलिए हो रही होती है कि एक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑल टुगेदर दूसरी इन्फॉर्मेशन को साइड पे कर देती है, उसको फेंक देती है, या फिर क्या होता है पुशिंग इट आउट ऑफ मेमोरी, या एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन को मेमोरी से बिल्कुल निकाल देती है, और बिकॉज वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेक स्टोरिंग और रिकॉलिंग अदर इन्फॉर्मेशन मोर डिफ़िकल्ट। अच्छा, क्या रीज़न होती है? पहली तो एक ये रीज़न हो सकती है इन्फॉर्मेशन के डिस्कार्ड होने की, उसके इंटरफेयर होने की, कि एक जो मेमोरी होती है वो ओवरलैप कर जाती है दूसरी मेमोरी से, तो आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि दोनों मेमोरी में से एग्जैक्ट मेमोरी कौन सी है, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है और फॉरगेटिंग की तरफ चला जाता है। या फिर दूसरी बात ये होती है कि ऑल टुगेदर एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को ऑल टुगेदर साइड पे फेंक के खुद ही जो है वो स्टोर हो रही है। या फिर तीसरी रीज़न क्या होती है कि एक इन्फॉर्मेशन आपको इतने अच्छे से याद रह जाती है, आपका ब्रेन एक चीज़ को इतने अच्छे से याद रखता है कि दूसरी चीज़ आप ऑल टुगेदर भूल जाते हैं। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल एक ये हो सकती है कि जैसे आपको इम्पोर्टेंट कोई आपने चीज़ याद रखनी हो, आपको कोई इवेंट कोई आ रहा हो, आपने कहीं किसी से मिलना हो, कोई काम करना हो डेली रूटीन में, तो क्या होता है कि उस मिलने की वजह से, उस काम की वजह से आप क्या होता है कि आप कोई अपनी डेली की बात भूल जाते हैं। आपको कोई घर में आप कोई पर्सन कहता है कि मेरे लिए आप ये चीज़ लेते आना, या कोई भी आपका कोई डेली का काम होता है वो आप भूल जाते हैं। वो आप इसलिए भूल जाते हैं कि आपके मीटिंग में आपकी जो आपने मीटिंग करनी होती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में इतनी ज़्यादा होती है, आप उसको इतना ज़्यादा रिहर्स करते हैं कि दूसरी इन्फॉर्मेशन आपका माइंड भूल जाता है, इंटरफेरेंस हो जाती है दोनों मेमोरीज की। ठीक है, ये थ्योरी हमें ये कहती है कि मेमोरी जो है वो डिके हो जाती है जब हमारा ब्रेन देखता है कि हम उस पर वर्क नहीं कर रहे। ये कहती है कि या तो एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को बिल्कुल फेंक देती है, या हम एक मेमोरी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो दूसरी मेमोरी को भूल जाते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं ये एक ही मेमोरी जो है दूसरी मेमोरी से बार बार ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए हमारा ब्रेन बजाय कि वो उन दोनों में से एक को याद रखे वो उन दोनों को भूल जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास बात आ जाती है थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या होती है कि आपका ब्रेन कुछ ऐसी मेमोरीज को जानबूझ के कॉन्शियसली
फॉरगेट करता है जो आपके लिए पेनफुल होती हैं। मोटिवेटेड का कंसेप्ट, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का कंसेप्ट हमारे पास सबसे पहले दिया था सिगमंड फ्राइड ने इन 1923, जब उसने हमें कंसेप्ट दिया था डिफेंस मैकेनिज्म्स का। और ये वाली जो हमारे पास मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेट करती है। उसको हम मैकेनिज्म को कहते हैं रिप्रेशन। Motivated forgetting, according to Freud's theory of defense mechanism and according to Freud's concept of repression, ये कहती है कि हमारा ब्रेन कुछ चीज़ों को कॉन्शियसली भूल जाता है, उन मेमोरीज को हमारा ब्रेन फॉरगेट कर देता है जिनको वो समझता है कि वो उसके लिए पेनफुल हैं। जैसे कि किसी लव्ड वन की कोई डेथ हो जाना, या किसी लाइफ में कोई पेनफुल इवेंट हो जाना, किसी मैरिड कपल की कोई सेपरेशन हो जाना, किसी को कोई भी लॉस जो कि उसकी नज़दीक कोई इमोशनल लॉस हो, कोई फाइनेंशियल लॉस हो, कोई बिजनेसमैन हो, उसको कोई ऐसा लॉस हुआ हो जिसकी बेस पे उसको बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ इफेक्ट हुई हो, यानी कोई भी आपके ब्रेन में आपकी लाइफ में ऐसी मेमोरी जो आपके लिए बहुत पेनफुल हो, तो सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि आपका ब्रेन उसको रिप्रेस कर देता है, कॉन्शियसली उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में छुपा देता है कहीं जाके कि आप उसको याद नहीं कर पाते। अगर कोई आपको ऐसा एनवायरनमेंट में से क्लू मिलता है कि जिसकी बेस पे आप उसको याद कर सकते हैं, तो फिर भी आप ये शो करते हैं कि हमें वो याद नहीं आ रहा, सो दैट कि अगर आप उसको याद करेंगे तो आपको पेन होगा, आपको फिजिकल और इमोशनल पेन में आप चले जाएंगे, तो आप उस सॉर्ट ऑफ पेन को, आप उस अनकंफर्टेबिलिटी को जो है वो फॉरगेट करने के लिए डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड ये आपका एक हेल्दी मैकेनिज्म है जो आपको हेल्दी माइंड की जो है वो कंडीशन में लेके जाता है कि आप पेनफुल मेमोरीज को, पेनफुल इवेंट्स को भूल जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर पे एक थ्योरी आती है नंबर 4, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन थ्योरी। कंसोलिडेशन थ्योरी हमारे पास क्या कहती है कि जैसे सीमेंट वर्क करती है, कोई भी जैसे घर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनकी बेस पे वो बनती है। आपको कुछ ब्रिक्स चाहिए होती हैं, आपको सीमेंट चाहिए होती है, आपको और बेसिक बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। जब वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, जब एक उसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसके बाद उसमें लाइटनिंग होनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होता है, वाटर का सिस्टम उसमें लगाना होता है, सैनिटाइजिंग का, सैनिटरी का सारा एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोई भी बिल्डिंग बनती है। तो इसी तरह मेमोरी भी हमारा ब्रेन एक सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाता है। कंसोलिडेशन के मुताबिक, कंसोलिडेशन की थ्योरी जो है वो हमें ये कहती है कि मेमोरी के सिस्टम का जो एक फेलियर है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेन फॉरगेट करता है, यानी उस सिस्टम में कहीं ना कहीं फेलियर आ रही होती है। जब वो प्रोसीजर जो है वो पूरा फुल हो जाता है और बिल्डिंग अच्छे से बन जाती है मेमोरी की, तो फिर हम उसको भूल नहीं पाते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हाउस एक मेकिंग करते हुए, बिल्डिंग बनाते हुए डिफरेंट जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं, ब्रिक्स चाहिए होती हैं, सीमेंट चाहिए होती है। तो जब आप अलग अलग ब्रिक और सीमेंट को देखते हैं तो ब्रिक्स जो हैं वो बिल्कुल, जब अगर कोई ब्रिक टूट जाती है तो वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती, या वो अकेली जो है वो बिल्डिंग कभी भी नहीं बना पाती, या एक या दो ब्रिक्स जो है वो बिल्डिंग नहीं बना पाती। टू मेक अ बिल्डिंग क्या होता है कि आप सीमेंट जो है उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसकी एक कंसिस्टेंसी बनाई जाती है, सो दैट उसको ब्रिक्स के बीच में रखा जाए तो एक स्टिफ किस्म की जो है वो वॉल बन जाए और डिफरेंट वॉल्स को ऑर्गेनाइज करके एक बिल्डिंग बना दी जाए। तो क्या होता है कि जैसे एक सीमेंट जो है वो अकेला किसी भी काम का नहीं होता और वो यूज़लेस होता है, उसकी एक ख़ास कंसिस्टेंसी बनाई जाती है सो दैट उसको ब्रिक्स पे लगा के यूज़ किया जा सके। इसी तरह आपकी मेमोरी किसी भी एक स्टेज पे बिल्कुल यूज़लेस होती है, यानी सेंसरी मेमोरी अगर अकेली वर्क कर रही हो, आप सिर्फ चीज़ों को सेंस कर रहे हो और उनको स्टोर ना कर रहे हो इंफॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म में, तो कंसोलिडेशन का एक एरर आ जाएगा, प्रोसेस का एरर आ जाएगा। इसी तरह आपकी मेमोरी भी एक सीमेंट की फॉर्म है कि जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आप प्रॉपरली उसको फिक्स नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके, तो आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि फॉरगेटिंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है। सबसे पहले हमने कहा कि फॉरगेटिंग हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे लिए बहुत एक ब्लेसिंग होती है। उसके बाद हमने उसकी रीजंस पढ़ी, अनअवेलेबिलिटी एंड अनएसेसिबिलिटी। उसकी बेस पे हमने उसकी और कंसेप्ट्स पढ़े, स्टेट डिपेंडेंट एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग, इनएडिक्वेट रिट्रीवल, एज, एमनीजिया की टाइप्स थी, एंटेरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। उसके बाद हमने थेरीज देखी। डिके थेरी हमें ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डिके हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंटरफेरेंस थेरी ये कहती है कि टू मेमोरीज ओवरलैप कर जाती हैं या एक दूसरे को साइड पे कर देती हैं। मोटिवेटेड थेरी ये कहती है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थेरी ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन को हम जानबूझ के भूलते हैं, हमारी साइकी हमें हेल्प करती है। कंसोलिडेशन थेरी ये कहती है कि जस्ट लाइक अ सीमेंट हमारा माइंड भी वर्क करता है, जब तक वो अपनी पूरी मेमोरी की बिल्डिंग नहीं बना लेता तो वो इन्फॉर्मेशन को फॉरगेट करता रहता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।